वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल छोड़ दिया था, मतलब केमिकल रिएक्शन का हमने कॉम्बिनेशन तक किया था, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो डिकम्पोजिशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसके टाइप्स होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है ये हीट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हमें हीट देनी पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइटिक में, और फोटोलिसिस में ये हमें देनी पड़ती है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर है? तो आगे बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व किया जाता है टू ब्रेक डाउन, एब्जॉर्व किया जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो सके। ओके, तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया भी था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं। ज़्यादातर, मैंने बोला मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। और जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली एंडोथर्मिक। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन में हमने उन्हें हीट प्रोवाइड की थी। ठीक है, हीट प्रोवाइड की थी कॉम्बिनेशन में, है ना? की थी कि नहीं? नहीं की थी। हमने कॉम्बिनेशन में हीट प्रोवाइड नहीं की थी, हमने डिकम्पोजिशन में हीट प्रोवाइड की। इसलिए क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। क्योंकि क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है, हीट रिलीज हो रही थी मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोस्टली ज़्यादातर यही होता है, नहीं तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इसका ऑपोजिट होता है कि कॉम्बिनेशन में एंडोथर्मिक को और डिकम्पोजिशन में एक्सोथर्मिक। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक एक्टिविटी है 1.5। ओके, तो उसमें क्या है कि हमने फेरस सल्फेट को बर्न करना है। ठीक है, फेरस सल्फेट को बर्न करना है। तो ये जो हमारे पास फेरस सल्फेट है, ये हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप लोगों को पता है क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास, ये आपने देखे होंगे कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पे डॉट X7H2O, XH2O, ये सब होता है। वो वाले मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी हमारे पास जिस तरह कोई कंपाउंड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस। ओके, और FeSO4 ये वाइट कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। देखो मैंने बहुत बार नोटिस किया कि बच्चे क्या करते हैं ना, जो FeSO4 का कलर कोई पूछता है ना तो हमेशा बोलते हैं कि वाइट कलर है, सॉरी ग्रीन कलर है। ठीक है, लेकिन फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि जो FeSO4 है उसका वाइट कलर होता है, लेकिन ग्रीन कलर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। ये जो FeSO4 हमारे पास बना है ये एनहाइड्रस एनहाइड्रस FeSO4 है। ठीक है, अब फिर इसको हीट करें। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा अब फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनेगा वो जो है उन दोनों की स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फर की जैसे होती है। ठीक है, और जो Fe2O3 है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है? इसको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, इन दोनों की स्मेल जो है जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन ये होती है कि हमारे पास बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। क्लियर है? अब देखो जब हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है वो होता है क्विकलाइम। क्विकलाइम किस लिए यूज़ होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अगेन बता देती हूँ। क्विकलाइम यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट में या फिर ग्लास में भी। ठीक है,
अब इस रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि आपने किसी एक्स सब्सटेंस का सोल्यूशन लिया, ठीक है, तो आपने फिर उसका क्या किया, आपने एक्स सब्सटेंस का सोल्यूशन लिया, फिर उसके बाद हमारे पास आपने कोई वाई सब्सटेंस लिया, उससे ये वाला सब्सटेंस बन गया, तो वो इस काम में इस्तेमाल होता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब आगे से हमारे पास एक्टिविटी है 1.6, उसमें क्या है कि हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस, इसको हीट किया तो क्या हुआ कि हमारे पास PbO बना, ये येलो कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बना, ठीक है। हमेशा जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको एग्जैक्टली ना बताया हो कि क्या हुआ, लेकिन आपसे बोल दिया हो कि इस रिएक्शन में ना ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि ये वाला रिएक्शन है, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब देखो हमने इधर H2O को ब्रेक डाउन किया है टू H2 एंड O2। इसमें एक और रिएक्शन भी आते हैं। ज़्यादातर ना क्या होता है कि बच्चों को ना इलेक्ट्रिसिटी वाला इतना बात समझ में नहीं आता, तो हमेशा वो एक ही रिएक्शन याद करके रखते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन, ठीक है। लेकिन इसमें एक और रिएक्शन भी आती है, H2O2 भी वाटर ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक होके H2O प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने ना H2O वाटर ले लिया, फिर उसको हमने कर दिया, मतलब सारा सेटअप कर दिया, तो क्या होगा कि हम नोटिस करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैथोड पे बनेगा, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे बनेगा। अब हमें कैसे पता कि भाई ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, तो देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का, ठीक है, कंबस्टिबल है, तो क्या होगा कि फिर H2O, और ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे हमेशा आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आपको एक्टिविटी कराई होगी लैब्स में, तो 2:1 की फॉर्म में ही हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि 2:1 की फॉर्म में क्यों है, ठीक है, 2:1 की फॉर्म में क्यों है, मतलब ऐसे नहीं है, ये एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि 2:1 की फॉर्म है, बस हमें ऐसा लगता है कि भाई एक ज़्यादा है और एक कम है, तो वो इसलिए ज़्यादा और कम होता है क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वाटर का H2O, इसमें भी हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो डबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि 2:1 की फॉर्म में क्यों कलेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। आगे चलता है फोटोलिसिस है। तो फोटोलिसिस में एक्टिविटी 1.8 में हमने क्या किया कि हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड, क्या बोली जा रही हूँ मैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सॉरी, मैं ना थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ तो उस वजह से मेरी जो हमारी प्यारी सी टंग है वो फ्लफर कर रही है, ओके, तो कोऑपरेट विद मी, ओके। तो आगे चलते हैं कि अब हमारा जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे ना तो ये ग्रे कलर में ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई बताओ कि AgCl और AgBr है, मतलब कि हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन में क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है। आगे फिर जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है ये येलो कलर का होता है। ये जो दोनों रिएक्शंस है ना ये वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आगे चलते हैं, अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ना एक्टिविटी है पेज नंबर 10 पे, उसमें हमारे पास ये है कि ये वाला रिएक्शन और ये एक्टिविटी बताई हुई है, उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन की है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन रहा है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया और वाटर बन रहा है। इसमें ना हमारे पास हीट अब्जॉर्व हो रही है। आप ना जब अगर आपको ये लैब में कराएं तो आप ये नोटिस करना कि इसमें ना बीकर ठंडा हो जाता है अपना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कि इसमें ना ज़्यादातर रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर ही ये रिएक्शन होता है। कि क्या होता है कि अगर मैं सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है कॉपर और एक है मेरे पास लेड,
ठीक है, इनके बीच ना रिएक्शन हो रहा है, चलो लगा लो PbNO3 ट्वाइस है, मतलब लेड नाइट्रेट है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो जो कम रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन हाँ, जिस तरह मैंने ये जो लिखा है कि कॉपर ने PbNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो अपना जो उसने पहले ही, मतलब कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना, तो हाउ विल द रिएक्शन टेक प्लेस। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि बच्चे क्या करते हैं ना, वो बिना सोचे समझे, उनको सिर्फ पता होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में ना उसने जो एलिमेंट है उन्होंने डिस्प्लेस करना है, उसने एक दूसरे को डिस्प्लेस करना है, तो क्या करते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो रिएक्टिव है उससे ज़्यादा या नहीं है, सीधा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उनके खुद के सोल्यूशन में से। ठीक है, अब इसके ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो मतलब कि मेटल, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी के को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये हो गए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं निमोनिक्स, लेकिन आप लोग एक बार थोड़ी सी ना इसमें करेक्शन है। मैंने यहाँ पे पकाता है के बाद में कॉल मी समथिंग गुड लिखा है, इसकी बजाय ना कुछ और आना है, तो आई होप कि आप लोग ये समझोगे, और आप चाहो तो अपनी आप से भी कोई निमोनिक लिख सकते हो ताकि आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सको। अब देखो एक है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, इसमें ना कुछ आगे ऐसा कुछ था, बिकॉज ही बिलोंग टू आम आदमी पार्टी करके, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन आप मैंने इसमें आगे लिख दिया कि कॉल मी समथिंग गुड। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें कुछ अलग निमोनिक था ये पूरा, तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। और एक जो है वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी समथिंग गुड। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप गुड के बाद प्लीज भी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर प्लैटिनम। क्लियर है? अब चलते हैं एक्टिविटी 1.9 पे। अब जो हमारी एक्टिविटी 1.9 है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास बन गया अब आयरन सल्फेट और कॉपर साइड में। क्यों क्यों बना आयरन सल्फेट? इसलिए क्योंकि हमारा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसी के सॉल्यूशन में से। तो जो हमारा आयरन है, ठीक है, सिल्वरी सा होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू, जो हमारा आगे आयरन सल्फेट बना दिस इज ग्रीन इन कलर, एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में तो जो हमारा जिंक है उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर निकल गया, कॉपर का कलर मैं बता चुकी हूँ रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट ने सिल्वर के साथ किया तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट जब सिल्वर के साथ करेगा तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर पहले से ही रिएक्टिव है, तो हाउ वुड एजी विल डिस्प्लेस कॉपर ना, नहीं कर सकता डिस्प्लेस। ठीक है, क्योंकि एजी लेस रिएक्टिव है कॉपर। अब देखो एक और एग्जांपल कि लेड है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, अब लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर, तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड और कॉपर। जो ये हमारे पास जो कॉपर क्लोराइड है दैट इज ब्लूइश ग्रीन, और जो हमारे पास लेड क्लोराइड है दैट इज कलरलेस इन कलर। क्लियर है? आगे चलें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एटम, एक मतलब एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा होता है एंड वो दूसरे के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें दो एटम्स दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। आप देखो यही वाला रिएक्शन देख लो, Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव, SO2 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा Na पॉजिटिव है और SO2 नेगेटिव है, ठीक है, एनायन कैटायन, और यहाँ पे अपना Ba2 पॉजिटिव और हमारा क्लोरीन।
अब देखो हमेशा ना क्या होता है कि ये जो हमने लिखा अभी, किसी भी कंपाउंड को अगर आप लिख रहे हो ना इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो हमेशा पहले अनायन आता है, फिर बाद में, सॉरी, पहले हमेशा कैटायन आता है देन अनायन आता है। ठीक है, पहले हमेशा पॉजिटिव वाला देन नेगेटिव वाला। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वापस गलती कर दी। अनायन मतलब अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, तो हमेशा पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है। तो ऐसे ही अब देखो, जो पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में आ नहीं सकते, तो क्या होगा कि Na जो है वो Cl के साथ जाके जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और Ba क्या करेगा, SO4 के साथ बना लेगा, SO4 टू नेगेटिव के साथ। तो अब क्या होगा, ये तो कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का। क्लियर है? अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो मिलता है हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन किसी दो कंपाउंड के रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास बनता है प्रेसिपिटेट। अब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स और मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड जो सेपरेट हो जाता है एज अ सॉलिड। ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ने आपस में रिएक्शन किया, दोनों एक्वस फॉर्म में, और दोनों का कलर कलरलेस है। ठीक है, कोई कलर नहीं है, तो ये क्या बनेगा, PbI2 जो येलो कलर का होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब भी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, आई गेस 1.2 एक्टिविटी है। फिर आगे देखें तो सिल्वर नाइट्रेट ने एक सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया, तो ये अपना Ag2 पॉजिटिव, NO3 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये है। तो क्या होगा कि Ag बना लेगा Br के साथ बॉन्ड, Ag बना लेगा Br के साथ बॉन्ड, और जो अपना ये Na है वो NO3 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, Ag जो है उसका 1 नेगेटिव है, 1, एक मिनट, 1 पॉजिटिव है, और इसका नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही सोडियम पॉजिटिव ब्रोमाइड नेगेटिव, तो क्या होगा, ये इसके साथ बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, तो दोनों नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा AgBr, और ये बनाएगा तो क्या बन जाएगा NaNO3। ठीक है, और जो हमारा AgBr बना ना, दैट इज अ पेल येलो कलर। अब आ जाते हैं अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ में हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जब अगर पेपर में पूछ ले कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आपने लिखना है द व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गेन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, ये आप लर्न कर सकते हो लियो गोज टू घर। ठीक है, मैं ये बताती हूँ कैसे। अब रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, और घर मतलब घर ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना, लियो गोज टू घर। ठीक है, पर वो वाला घर मत लिख देना भाई, जो नाम दूसरा स्पेलिंग मत लिखना, GER घर। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस कॉपर को अगर हमने बर्न किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया जो हम ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, कॉपर अलग बन गया, और हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखो कॉपर, ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन, और ये हो गई हमारी रिडक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गई हमारी रिडक्शन, और ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। अब हमेशा याद रखना, जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है,
एक फंडा तो ये है कि जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और दूसरा ये कि जिसके पास ऑक्सीजन होगा ना रिएक्टेंट साइड में, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? अब रिडॉक्स रिएक्शन की मैं आपको बता चुकी हूँ डेफिनेशन। ऑक्सीडाइज्ड वो होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन गेन कर लें, वो हो गए ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और जो रिड्यूस कर दें ऑक्सीजन को वो हो गए रिड्यूस्ड। ठीक है, एजेंट जो होता है ना वो लाइक अ ब्रोकर होता है, मतलब अब हम आगे बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो एक तरह का ब्रोकर होता है जो दूसरे जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसको रिड्यूस करने में या फिर गेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये कैसा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरा एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? अब ये देखो एग्जांपल्स हमारे पास, जिंक ऑक्साइड ने कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं कॉपर बोल रही हूँ सॉरी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मेरा दूसरा वाला फंडा लगाओ कि ऑक्सीजन जिसके पास होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आगे चल के ये जिंक बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये गेन कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर? आगे देखें Fe2O3। Fe2O3 वाले में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास O3 है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि इसके पास ऑक्सीजन है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इधर देखो ये Fe2O3 है, इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन इधर जाके इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। और इधर देखो इसके पास नहीं है लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड में है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप कर लोगे आगे। ठीक है, कर लोगे ना, ये ऐसे वाले आएंगे तो, पर ये पक्का आते हैं भाई पेपर में, याद रखना। अब ये देखो हमारे पास MnO2 है जिसने HCl के साथ रिएक्शन किया तो बना MnCl2H2O और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अब इधर देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो है MnO2, ये आगे चल के MnCl2 बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये रिडक्शन होगा। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा होगा ना। और इधर देखो ये जो H जो है क्लोरीन में क्या हो रहा है, ये जो HCl है ये क्लोरीन बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या होगा, अभी देखो ना कि यहाँ पे मैंने HCl के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब HCl जो है ये बन गया क्लोरीन, ऑक्सीडेशन हो गया, इधर रिडक्शन हो गया। अब देखो जो H है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना भाई। ठीक है, ये देखो ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब करोजन क्या होता है, करोजन होता है स्लो हीटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, जिसमें मतलब क्या होता है कि मेटल ने इन धीरे धीरे करके किसी मॉइस्चर एयर के प्रेजेंस में किसी मेटल का डिग्रेड हो जाना। जैसे कि आयरन, हमने देखा है कि जो लोहा होता है ना उसके ऊपर जंग लग जाती है, दैट जंग इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, और वो हो रही होती है करोजन के कारण। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी बाहर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन, एयर, ये मॉइस्चर, ये सारा जो है ना ये मेटल के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं एंड धीरे धीरे उसका स्लो हीटिंग करके उसको करोड कर देते हैं। इसको वीपिंग ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। अब इसका एक गुड एग्जांपल ये है कि एल्यूमिनियम वाला, जो एल्यूमिनियम होता है ना वो उसमें क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर जब एल्यूमिनियम के ऊपर बनती है ना तो वो बार बार झड़ती नहीं है। जो हमारे पास लोहा होता है उसके ऊपर जो रस्ट की लेयर बनती है वो बार बार झड़ती रहती है पापड़ी बन के। ठीक है, जिसके कारण जो लास्ट में आयरन है वो बहुत पतला सा रह जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता। अगर ऑक्साइड की लेयर उस पर आ गई ना तो उसको मेटल को अंडरनीथ होने से बचाती रहती है, उसको फर्दर डैमेज होने से बचाती रहती है, वो धीरे धीरे करके झड़ती नहीं है। ठीक है, इसीलिए ही एल्यूमिनियम के जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं उनको हम कुकिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एक रिएक्शन होता है हमारे पास Fe2O3 ये जो होता है ये होता है हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है,
अब देखो क्या हुआ कि आयरन ने एक्स वाटर मतलब एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन किया, साथ में ऑक्सीजन, तो क्या बना हमारे पास? रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये होता है रस्ट का फॉर्मूला जो रेडिश ब्राउन हमारे पास बनती है। ठीक है। अब ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, इसका तो आपने लोगों ने भी लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। ठीक है, जो स्टैचू था जो ग्रीन सा है अभी, लेकिन पहले नहीं था, बिकॉज ऑफ जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके कारण वो ग्रीन कलर हो गया उसका, है ना। तो कॉपर है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, मतलब बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब ना आपकी मम्मा पायल पहनती हैं सिल्वर की, ठीक है, चांदी की, वो ना कुछ टाइम बाद ब्लैक सी होने लग जाती है। ठीक है, वो सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा H2S है ना, वो रिएक्ट कर जाता है हमारे सिल्वर के साथ और बना लेता है Ag2S, जो ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, तो बन जाता है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। धीरे धीरे रिएक्ट करने के कारण हमारी जो मम्मा की पायल होती है चांदी की, या फिर कोई और चांदी का यूटेंसिल होता है, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाता है। लेकिन हाँ, जो गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं ना, वो कभी करोड नहीं करते। क्योंकि वो क्यों करोड नहीं करते, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि वो नोबल मेटल्स हैं। क्या है वो? नोबल मेटल्स। क्लियर? अब क्या क्या कंडीशंस चाहिए रस्टिंग के लिए? रस्टिंग के लिए कह लो या फिर करोजन के लिए कह लो, क्या क्या चाहिए? या एक तो मेटल सरफेस एक्सपोज होना चाहिए, इसके ऊपर पेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई और मेटल नहीं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हुई होनी चाहिए, साथ में मॉइस्ट सरफेस चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेंट कर दो, गैल्वनाइजेशन कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, अलॉय बना दो उसको। ठीक है, अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी प्रोटेक्ट मतलब कि किसी मेटल की प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक की कर दी। ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आर्टिकल्स, जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम अगर करनी हो तो किसकी कर सकते हैं? निकल की और इसकी क्रोनियम की। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाए। अभी अगर हम इसको साइड में रख के आपस में वैसे ही बात करें, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर गलती से ना मतलब आप आटा बाहर छोड़ दो गर्मियों के मौसम में, तो क्या हो जाता है कि ना, अगर आप सुबह मतलब आपने छोड़ दिया उसको बाहर, तो जब आप देखोगे ना बाद में उसको, तो ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास फैट और ऑयल्स है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी चीज़ जैसे लेज ही देख लो, आप जो बाहर से खाना खाते हो, मतलब आप पैकेट फूड ले लो, अगर आप उसको खोल दो ना, तो क्या होता है, खोल के आप उसको रख दो, तो वो बाद में देखो ना, वो सील सा जाता है। ठीक है, तो वो होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसलिए उसकी बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट आती है। ठीक है, अब रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये BHA और BHT। अब इन दोनों की फुल फॉर्म होती है बिटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और बिटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। क्या होता है? टोलिन। अब फिर वैक्यूम की पैकिंग, वैक्यूम से पैक कर दो किसी फूड आइटम को। ठीक है, नाइट्रोजन डाल दो, फ्लशिंग द फूड कंटेनर्स विद नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेट कर दो। ठीक है, फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दो। आपने देखा होगा कि जो ये वैक्यूम पैकिंग मतलब जो हमारे पास ये होता है नाइट्रोजन वाला, ये आप जो लेज वगैरह खाते हो ना, ये फूली हुई होते हैं, लेकिन उसके अंदर होता है बहुत थोड़ा, है ना। कभी भी खोल के देखो तो उसके अंदर बहुत ही थोड़ा होता है, लेकिन हम बोलते हैं यार इतनी फूली हुई थी, लेकिन इसमें निकला कुछ भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो नाइट्रोजन से फ्लश्ड होती है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है ऑक्सीजन निकाल के, क्यों? ताकि वो खराब ना हो। और रेफ्रिजरेशन का तो हमारे घर में जीता जागता एग्जाम्पल है, मम्मी जो भी सामान होता है कि भाई ठीक है आपने अभी नहीं खाना, आप कल खा लेना, तो वो क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रख देती हैं। अगर उसे बाहर रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। समझ में आया? आगे अगर देखें कि एयर टाइट कंटेनर्स, देखो एयर टाइट कंटेनर्स में हमारे जो, अगर आपने किसी
नमकीन के पैकेट को खोल दिया या बिस्किट के पैकेट को खोल दिया, तो मम्मियाँ क्या करती है ना, हमेशा वो जो पैकेट होता है ना, उसको मतलब उसके अंदर जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं, ताकि बाद में अगर आप लोग खाओ ना तो वो खराब ना हुई हो। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन हम अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों को ये हो जाए भाई हम फोड़ देंगे पेपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय। सेफ सेफ रहना घर पे। ओके, बाय, टेक केयर।